15 अगस्त की तारीख को इतिहास में कैसे याद रखा जाता है? 1945 में जापान के सम्राट हिरोहितो ने रेडियो पर सरेंडर की घोषणा की। इस तरह दूसरा विश्व युद्ध खात्मे की तरफ बढ़ा। इसी रोज़ 1947 में भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ादी मिली थी। 1948 में 15 अगस्त को ही साउथ कोरिया की स्थापना हुई थी और 1975 में इसी तारीख को बांग्लादेश के तत्कालीन राष्ट्रपति शेख मुजीबुर रहमान की हत्या कर दी गई थी। शेख मुजीब को बांग्लादेश का राष्ट्रपिता माना जाता है। उन्हीं के नेतृत्व में पूर्वी पाकिस्तान के लोगों ने आज़ादी की लड़ाई लड़ी। फिर भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ, इसमें पाकिस्तान की हार हुई। उन्हें पूर्वी पाकिस्तान पर से अपना दावा छोड़ना पड़ा और आखिरकार 16 दिसंबर 1971 को पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बन गया। उस वक्त शेख मुजीब पश्चिमी पाकिस्तान की जेल में बंद थे। युद्ध के बाद उन्हें रिहा किया गया। वो बांग्लादेश वापस लौटे उसके बाद और सरकार की कमान उनके हाथों में दी गई। वो पहले प्रधानमंत्री बने और फिर जनवरी 1975 में राष्ट्रपति का पद उन्होंने संभाला। लेकिन उनकी पीठ पीछे बहुत कुछ ऐसा चल रहा था जिसकी उन्हें भनक तक नहीं थी। नतीजतन 15 अगस्त को सेना के कुछ अफसरों ने शेख मुजीब और उनके पूरे परिवार की हत्या कर दी। बच्चों तक को बख्शा नहीं गया। परिवार के नरसंहार के बाद उनके खानदान में सिर्फ 2 बेटियां बची, वो भी इसलिए क्योंकि वो उस वक्त देश में थी नहीं। उनमें से एक का नाम शेख हसीना था, जो बाद में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री हुई, अभी भी हैं। आज हम ये कहानी आपको क्यों सुना रहे हैं? दरअसल बांग्लादेश के जस्टिस मिनिस्टर अनीसुल हक ने नया राज खोला है। न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को दिए इंटरव्यू में उन्होंने कहा, शेख मुजीब की हत्या का एक मास्टरमाइंड कनाडा और एक यूएस में रह रहा है। दोनों को बांग्लादेश लाने की कोशिश जारी है। उम्मीद है कि इसमें जल्दी ही सफलता मिलेगी। तो आज हम जानेंगे कि शेख मुजीब की हत्या की पूरी कहानी क्या है, उस हत्याकांड के बाद बांग्लादेश में क्या हुआ था और 48 बरस बाद भी शेख मुजीब के हत्यारे बाहर क्यों हैं, कैसे हैं। नमस्ते, मेरा नाम है निखिल और आप देखना शुरू कर चुके हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। आज यहाँ कहानी शेख मुजीब के हत्यारों की सुनाई जाएगी। एब्रोर संग्राम, मुक्तिर संग्राम, स्वाधीनोत्तर संग्राम। ये मुक्ति की लड़ाई है, ये स्वाधीनता का आंदोलन है। रोक तो जो खून दिए ची, रोक तो आरो देबे, यानी हमने अपना खून दिया है, ज़रूरत पड़ी तो और खून देंगे। 7 मार्च 1971 को ढाका के रेस कोर्स मैदान में शेख मुजीब ने मन से जब यह कहा, तभी समझ आ चुका था कि निर्णय की घड़ी आ चुकी है। बांग्लादेश में भारत के उच्चायोग में काम कर चुके शांतनु मुखर्जी ने लिखा, बांग्ला रेडियो के दिग्गज उद्घोषक देव दुलाल बंदोपाध्याय ने मुजीब के भाषण को बार बार सुनाया। जनता रोमांचित हो गई। इसका ऐसा असर हुआ कि भारत के कई घरों में नए रेडियो सेट खरीदे गए और कुछ ने नई बैटरीज इकट्ठा कर ली। मुजीब पूरे भारत में छा चुके थे। लेकिन पश्चिमी पाकिस्तान में हाल बिल्कुल उल्टा था। तानाशाह राष्ट्रपति याह्या खान की नींद उड़ गई। फिर याह्या ने शेख मुजीब को रास्ते से हटाने का प्लान तैयार किया और इसकी बैक स्टोरी हम यहाँ आपको ब्रीफ में बता रहे हैं। अगस्त 1947 में भारत का विभाजन हुआ, नया मुल्क बना पाकिस्तान। इसके 2 हिस्से थे। जो आज का पाकिस्तान है वो कहलाया वेस्ट पाकिस्तान, क्योंकि पश्चिम में था। जो आज का बांग्लादेश है वो कहलाया ईस्ट पाकिस्तान, पूर्वी पाकिस्तान। ईस्ट में बांग्ला बोलने वाले बहुमत में थे, लेकिन सत्ता का केंद्र वेस्ट में था। वो उर्दू थोपना चाहते थे और इसका खूब विरोध हुआ, आंदोलन हुआ। पूर्वी पाकिस्तान के लोग ज़्यादा शक्तियों की मांग करने लगे तो उनका दमन हुआ। इसके चलते आक्रोश बढ़ता ही गया। अयूब खान के बाद याह्या सत्ता में आए। 1970 में एक लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर LFO तैयार करवाया। क्या क्या तय हुआ? इसमें तय हुआ कि पूरे मुल्क में लोकतांत्रिक व्यवस्था लाई जाएगी। अगस्त 1970 में नेशनल असेंबली की 300 सीटों के लिए चुनाव कराए जाएंगे। बहुमत हासिल करने वाली पार्टी सरकार बना लेगी। आबादी के आधार पर सीटों का निर्धारण होगा। ईस्ट पाकिस्तान की आबादी ज़्यादा थी तो उन्हें 162 सीटें दी गई। वेस्ट के हिस्से में 138 सीटें आईं। यह भी तय हुआ कि नेशनल असेंबली के गठन के 4 महीनों के भीतर नया संविधान भी बनाया जाएगा। मंजूरी पर फाइनल डिसीजन राष्ट्रपति लेंगे। और चुनाव के बाद शेख मुजीब अपनी 6 सूत्री मांगों से पीछे हट जाएंगे, मतलब एक तरह का कॉम्प्रोमाइज। दिसंबर 1970 में चुनाव भी हुए। आवामी लीग ने ईस्ट पाकिस्तान में एक तरफा जीत हासिल की, स्वीप किया। उनके खाते में 160 सीटें आ गईं। वेस्ट पाकिस्तान में जुल्फिकार अली भुट्टो की PPP को 81 सीटें मिली। बहुमत आवामी लीग के पास था। जैसा तय हुआ था उसके हिसाब से शेख मुजीब को सरकार बनानी चाहिए थी, प्रधानमंत्री बनना चाहिए था, लेकिन भुट्टो ने नतीजों को मानने से इनकार कर दिया। प्रोटेस्ट की धमकी दे दी। मार्च 1971 आते आते हालात बेकाबू हो गए। नाराज मुजीब ने 3 मार्च को पूरे ईस्ट पाकिस्तान में बंद का ऐलान किया।
उनकी पार्टी आवामी लीग के पास यही अंतिम रास्ता भी तब बचा था। अब ये प्रोटेस्ट जैसा चालू हुआ लगातार बढ़ता ही गया। 7 मार्च को मुजीब ने ढाका में आज़ादी की अपील कर दी, लोगों से बाहर निकलने के लिए कहा। याया को चुनौती ये बर्दाश्त नहीं हुई, उसने अपने भरोसेमंद जनरल टिक्का खान को ढाका रवाना कर दिया। इसके बाद तो दमन, सैन्य क्रूरता और नरसंहार का अकल्पनीय चैप्टर शुरू हुआ। टिक्का ने आगे जो कुछ किया उसने उसे बंगाल के कसाई के नाम से कुख्यात कर दिया। 25 और 26 मार्च की दरमियानी रात मुजीबुर रहमान को अरेस्ट कर लिया गया। उसी रोज ऑपरेशन सर्च लाइट को भी हरी झंडी दिखाई गई। पाकिस्तानी सेना ने आवामी लीग के नेताओं के साथ साथ छात्रों, हिंदुओं और बांग्ला मुस्लिमों और महिलाओं को निशाने पर ले लिया। शरणार्थी भागकर भारत आने लगे। तब भारत ने पूरी दुनिया के ताकतवर देशों से दखल देने की अपील की थी कि हमारे यहाँ ये रेफ्यूजी इन्फ्लक्स हो रहा है, आप इंटरवीन कीजिए। कोई नहीं माना। फिर भारत ने मुजीब के समर्थकों को ट्रेनिंग देनी शुरू की, लड़ने के लिए तैयार किया और दिसंबर 1971 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया। युद्ध शुरू हुआ। इसके बाद विधिवत 13 दिन बाद पाकिस्तान ने ढाका में सरेंडर कर दिया। भारत ने बांग्लादेश को मान्यता देने में देर भी नहीं की। इसी तरह पूर्वी पाकिस्तान बांग्लादेश बना। शेख मुजीब इस आंदोलन के सबसे बड़े नायक थे। ऑब्वियसली आज़ादी के बाद सत्ता उनके हाथों में गई। 1972 में संविधान बना और 1973 में बांग्लादेश में पहला आम चुनाव भी हुआ। इसमें आवामी लीग को एक तरफा जीत मिली। शेख मुजीब औपचारिक तौर पर चुने हुए प्रधानमंत्री इस तरह बने, लेकिन जल्दी ही उनके सामने नई मुसीबत खड़े होने वाली थी। देश में भ्रष्टाचार बढ़ने लगा, परिवारवाद की समस्या भी पनपने लगी, आर्थिक संकट से जनता परेशान थी ही, लोग नाराज होने लगे। ऐसी नाराजगी सेना के एक धड़े में भी थी। इन सब के बीच जनवरी 1975 में शेख मुजीब ने संविधान संशोधन करा दिया और इस संशोधन के नतीजे में खुद को 5 बरस के लिए राष्ट्रपति घोषित कर दिया। बांग्लादेश को वन पार्टी स्टेट बनाने का अधिकार भी हासिल कर लिया। तर्क ये कि मुल्क में विदेशी शक्तियां हावी हो रही हैं और एक साजिश रची जा रही है। शेख मुजीब विदेशी षड्यंत्र की बात कर रहे थे, लेकिन उन्होंने अंदर खाने चल रहे घालमेल पर ध्यान नहीं दिया। रिपोर्ट्स बताती हैं कि भारत की खुफिया एजेंसी RNAW ने भी उन्हें आगाह किया था, लेकिन वो माने नहीं। फिर आई 15 अगस्त 1975 की तारीख। तड़के सुबह का वक्त था। ढाका के धनमंडी में शेख मुजीब के घर पर सन्नाटा पसरा था और पूरा परिवार गहरी नींद में था। कभी कभार संतरियों के बूटों से सन्नाटे में खलल पड़ता था, वरना शांति ही थी। उसी समय ढाका कैंट के एक कमरे में इकट्ठा अफसर अपनी योजना को अंतिम रूप दे रहे थे। उन्होंने प्रण लिया कि शेख मुजीब को हटाने के बाद एक इस्लामी सरकार का गठन किया जाएगा। इसके बाद टैंक्स और खतरनाक हथियार लेकर वो शेख मुजीब के घर पहुंचे। फिर हमला शुरू किया। शेख मुजीब ने पुलिस को फ़ोन किया, लेकिन किसी ने उनका फ़ोन उठाया नहीं और फिर वो खुद नीचे आए। चिल्लाकर पूछा कि क्या चाहते हो। सामने खड़ा अफसर भौचक्का रह गया। उसके गले से आवाज़ नहीं निकल रही थी। तब इतने में एक दूसरा अफसर आया और उसने शेख मुजीब को गोलियों से भून डाला। कुछ ही सेकंड्स में उनका बेजान शरीर ज़मीन पर था। इसके बाद बागी सैनिकों ने उनके परिवार के लोगों को ढूंढा। उस सुबह परिवार के कुल 17 लोगों की हत्या हुई। सबसे छोटा पीड़ित महज 4 बरस का था। इसके अलावा शेख मुजीब के 4 सबसे करीबी लोगों को पकड़कर जेल में डाल दिया गया। नवंबर 1975 में जेल में ही उनकी भी हत्या कर दी गई। लंदन टाइम्स ने 16 अगस्त 1975 के अपने संपादकीय में लिखा, अगर शेख मुजीब की इतनी बेरहमी से हत्या होनी थी तो बेहतर होता कि बांग्लादेश आज़ाद मुल्क ना ही बनता। हत्याकांड वाली दोपहर कोई नई सरकार का गठन हुआ। शेख मुजीब की सरकार में कॉमर्स मिनिस्टर खान डाकेर मुश्ताक को राष्ट्रपति बनाया गया। मुश्ताक के अमेरिकी खुफिया एजेंसी CIA के साथ दोस्ताना संबंध बताए गए। बाद में कहा तो ये भी जाता है कि शेख मुजीब की हत्या के पीछे CIA ही थी, क्योंकि उस दौर में कोल्ड वॉर चरम पर था। US ने अलग विचारधारा रखने वाले कई देशों में सरकारें इस तरह गिराई थीं। उसने 1971 के युद्ध में भी पाकिस्तान का समर्थन किया था और तो और अमेरिका ने शेख मुजीब के हत्यारों को शरण भी दी। शक की सुई पाकिस्तान पर भी थी। पाकिस्तान मुश्ताक की सरकार को मान्यता देने वाला पहला देश था। खैर, मुश्ताक ने राष्ट्रपति बनते ही मार्शल लॉ लगा दिया। कुछ दिनों के बाद शेख मुजीब की हत्या में शामिल सभी लोगों को अध्यादेश लाकर माफ कर दिया गया। अगले 21 बरसों तक बांग्लादेश में शेख मुजीब का नाम लेना भी मुश्किल रहा। इस बीच सेना के अंदर फूट और विद्रोह का सिलसिला जारी रहा। फिर 1996 का साल आया, आवामी लीग ने चुनाव जीता। तब जाकर 1975 वाले अध्यादेश को रद्द किया गया और फिर शेख मुजीब के हत्यारों को अदालत के कटघरे में खड़ा किया जा सका। 1998 में निचली अदालत ने 15 पूर्व सैनिकों को मौत की सज़ा सुनाई। उनमें से एक अब्दुल माजिद भी था। उसे हत्याकांड के टाइम रेडियो स्टेशन पर तैनात किया गया था। बाद में उसने सरकार में अहम पदों पर काम किया।
1996 में आवामी लीग की सरकार बनने के बाद वो देश छोड़कर भाग गया। 23 वर्षों तक वो छिपा रहा। मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि वो लंबे समय तक कोलकाता में भी रहा। मार्च 2020 में वो चुपके से ढाका लौटा, मगर पकड़ लिया गया। अप्रैल 2020 में उसको फांसी पर चढ़ा दिया गया। बाकी का क्या हुआ? सीआईडी ने 20 लोगों को आरोपी बनाया था। निचली अदालत ने 15 को मौत की सजा दी। फिर हाई कोर्ट में अपील हुई। हाई कोर्ट ने 12 की मौत की सजा बरकरार रखी और यहां से मामला सुप्रीम कोर्ट गया। उस समय तक 6 विदेश भाग चुके थे, 1 की मौत हो चुकी थी, 5 जेल में थे। 2009 में सुप्रीम कोर्ट ने जेल में बंद 5 आरोपियों की सजा पर मोहर लगा दी और 2010 में 5 को फांसी दे भी दी गई। बाकी बचे अब 6। जैसा कि हमने पहले बताया, अब्दुल माजिद को 2020 में फांसी हो चुकी है। 5 हत्यारे अभी भी खुले घूम रहे हैं। द बिजनेस स्टैंडर्ड की रिपोर्ट के मुताबिक इनमें से 3 एक से दूसरे देश में सफ़र करते रहते हैं, ट्रैवल करते हैं। उनका स्थायी पता अभी मालूम नहीं चला है क्योंकि वो बार बार जगह बदल रहे हैं। बाकी 2 के बारे में पूरी जानकारी उपलब्ध हो गई है। एक है नूर चौधरी, वो लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुआ था। नूर चौधरी फिलहाल कनाडा में है। दूसरे का नाम है राशिद चौधरी, वो भी लेफ्टिनेंट कर्नल के पद से रिटायर हुआ। राशिद अभी यूएस में रह रहा है। राशिद ने 1976 में एक टीवी इंटरव्यू में शेख मुजीब की हत्या की बात स्वीकार की थी। कहा था कि हाँ, मैंने शेख मुजीब को मारा, हिम्मत है तो मुझे सजा देकर दिखाओ, चुनौती दी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार दोनों फिलहाल शरण की गुहार लगा रहे हैं, जबकि बांग्लादेश सरकार उन्हें वापस भेजने की अपील कर रही है। सबसे ज़्यादा मुश्किल कनाडा को लेकर आ रही है। कनाडा ने 1998 में अपने यहाँ डेथ पेनल्टी पर रोक लगा दी थी। वहां प्रावधान है कि अपने देश में मौत की सजा पाने वाले शख्स को प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा। इसका मतलब यह हुआ कि अगर कनाडा में कोई ऐसा शख्स है जिसे अगर प्रत्यर्पित कर दिया जाए, दूसरे देश को हैंडओवर कर दिया जाए और उसे वहां मौत की सजा होने की संभावना हो, तो उसे प्रत्यर्पित नहीं किया जाएगा। मतलब वो अपने हाथ खून से नहीं रंगते हैं कनाडा में। उनका सीधा लॉजिक है, आप फांसी देंगे तो हम आपको ये व्यक्ति नहीं दे पाएंगे। अमेरिका के साथ ऐसी कोई समस्या नहीं है। उसने 2007 में एक दूसरे हत्यारे को प्रत्यर्पित किया भी था, लेकिन राशिद चौधरी को लेकर कोई चर्चा नहीं हो रही है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि राशिद CIA का करीबी था और इसी वजह से अमेरिका उसको वापस भेजने में ज़्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। दिसंबर 2021 में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना ने इस पर US को लताड़ा भी था। कहा था, अमेरिका में लोग हर वक्त न्याय, लोकतंत्र, वोटिंग के अधिकार और मानवाधिकार की बात करते हैं, लेकिन बंगबंधु के हत्यारे उनके देश में शरण लेकर बैठे हैं और अब वो हमें कानून, लोकतंत्र और न्याय पर ज्ञान दे रहे हैं। ये आश्चर्यजनक है। और अब जस्टिस मिनिस्टर ने फिर से, न्याय मंत्री ने हत्यारों को बांग्लादेश लाने की कोशिश तेज की है। क्या ये कोशिश सफल हो पाएगी? ये देखने वाली बात होगी। आज का दुनियादारी यहीं पर समाप्त होता है। कल फिर मुलाकात होगी आपसे। इसी उम्मीद के साथ हम विदा लेते हैं। शुक्रिया, शुभ रात्रि।